चलिए गुड इवनिंग, राधे राधे आप सभी को। आज हम सी टेट है ना, किसको, सी टेट 2012 जनवरी, ठीक है, किसको, जनवरी, ठीक है। तो सी टेट 2012 जनवरी, इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों जो कि सीडीपी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो एक एक करके देखते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न क्या कह रहा है। देखो पहला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के, है ना, खाली स्थान के बारे में चिंतित है। यानी कि एक शिक्षक जो है प्रश्न पत्र बना चुके हैं और फिर भी चिंता कर रहे हैं कि विषय वस्तु के विशिष्ट उद्देश्यों को उसमें समावेश है या नहीं, है ना। तो विषय वस्तु के किस पर वो चिंतित है, वैधता पर। तो वैधता पर तो नहीं चिंता जाहिर कर रहे हैं ना। यही से पता चल रहा है कि विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा ले रहे हैं या नहीं। विशिष्ट उद्देश्य मतलब कि हर एक बिंदु की बात कर रहे हैं ना। तो वो कह रहे हैं कि संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल किया हूँ या नहीं, इस बात पर वो क्या कर रहे हैं, चिंता जाहिर कर रहे हैं, न कि वैधता पर, प्रश्न पत्र के प्रकार पर, न ही उसके विश्वसनीयता पर। देखिए उन्होंने तो वैधता के लिए ही छांटा है ना, विश्वसनीयता उसके प्रश्न में है, ठीक है। प्रश्नों के प्रकार तो उन्होंने देख चुके होंगे, है ना। तो किस पर वो चिंता जाहिर कर रहे हैं, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने की, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। चलिए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेश का नेतृत्व करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये बात गलत है ना। बच्चे को मॉनिटर भी बनाना चाहिए, बच्चे को नेतृत्व के गुण सिखाने चाहिए, ठीक है। हमेशा टीचर जो है वह क्लासरूम को नहीं चला सकता, ठीक है। चलिए आगे देखिए, शिक्षार्थी को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए, नहीं, ये बात गलत है। स्वतंत्र रूप से उसको तर्कना करनी यानी कि सोचने के लिए हम प्रेरित करना चाहते हैं, ठीक है। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है क्या, नहीं है, है ना। बच्चे जो कुछ सीखते हैं बाहर में उसको भी विद्यालय में क्या देना चाहिए, महत्व देना चाहिए, ठीक है। तो ये तीसरा ऑप्शन भी कट हो जाएगा। चौथा सही है, शिक्षार्थी के अनुभव और प्रत्यक्षण का महत्वपूर्ण होता है। यानी कि शिक्षार्थी जो भी अनुभव लेकर आते हैं, प्रत्यक्षण लेकर आते हैं, वो क्लासरूम में महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तीसरा प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि जो विद्यालय आधारित हम आकलन करते हैं वो मुख्य रूप से किससे संबंधित है। आकलन बहुत किफायती होना चाहिए, यानी कि मितव्ययी होना चाहिए। देखिए आकलन को हम पारदर्शिता रखते हैं, न कि मितव्ययिता, है ना। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को हम ज़्यादा जान रहे हैं तो उसको ज़्यादा आकलन करेंगे, किसी का कम जान रहे हैं तो कम आकलन करके कम नंबर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर जानते हैं, ये बात सही है, ठीक है। किसी भी कीमत पर विद्यार्थी को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, ऐसा बात नहीं है, है ना। किसी भी कीमत पर उसको हम अच्छे ग्रेड नहीं दे सकते, ठीक है। विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, तो ऐसा कहना भी गलत हो सकता है ना, कि विद्यालय ही बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा बच्चे को सबसे ज़्यादा जानते, कि ऐसा नहीं हो सकता है ना। चलिए तो ये इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को, यानी कि बच्चे जो है वह भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, है ना। उनके हर एक दृष्टिकोण को महत्व देना चाहिए, हर एक दृष्टिकोण से पढ़ाना चाहिए बस शिक्षक को। तभी तो हम जो TLM मतलब कि जो हम शिक्षण विधि का उपयोग कर रहे हैं वो क्या होने चाहिए, विविध प्रकार के होने चाहिए, ठीक है। सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, ये बात सही है, ठीक है। कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, ये बात गलत हो गया। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, नहीं बढ़ानी चाहिए, ये बात भी गलत है। तो चौथे प्रश्न का सही आंसर मिल गया हमें 2। चलिए आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न। देखिए पांचवा प्रश्न बहुत ही सरल है। वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो वाइगोस्की किससे संबंधित है, सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमें मिल गया है, पहला ऑप्शन जो है वह सही है। वाइगोस्की जो है वह सामाजिक
है ना, अंतःक्रिया को सबसे ज़्यादा बल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग छठवां प्रश्न। देखिए छठवां प्रश्न क्या है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण है ना, वैविध्यपूर्ण यानी कि विविधपूर्ण से कार्यों का उपयोग करती है, यानी कि विविधतापूर्ण यानी कि बहुत सारे वो कार्य करती है। ठीक है, वह खाली स्थान से प्रभावित है, यानी कि कोई शिक्षिका है वो अपने शिक्षार्थियों को बहुत सारे प्रकार से क्या कर रही है, वो अधिगम के शैलियों को बता रही है, यानी कि बहुत सारे वो क्या कर रहे हैं, शिक्षण सामग्रियों का उपयोग कर रही है, शिक्षण विधियों का उपयोग कर रही है। तो इस विविधताओं पर जो कार्य कर रहे हैं वो किस पर प्रभाव है, मतलब कि किस रूप को प्रभावित कर रहे हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को बता रहा है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, या फिर गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, या फिर वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को बता रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रही है, ये एक शिक्षिका है और वो क्या कर रही है, अपने शिक्षार्थी को विभिन्न अधिगम शैली यानी कि बहुत सारे वो विविध प्रकार के है ना, बच्चे के अलग अलग बुद्धि के अनुसार अलग अलग क्या कर रही है, वो शिक्षण सामग्री का उपयोग कर रही है। तो यहाँ पर हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत यहाँ पर क्या है, परिलक्षित हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम लोग सातवां प्रश्न। देखिए सातवां प्रश्न क्या है, एक शिक्षिका अपने आप से किसी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, यानी कि एक शिक्षिका है वो अपने आप से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देती है ना, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम खाली स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। अब एक शिक्षिका है वो एक प्रश्न पूछी अपने बच्चों से और बच्चों को वो तुरंत उत्तर नहीं देना चाहती हैं और बोल रही है कि आप लोग आपस में समूह में चर्चा कर लो फिर उत्तर बताओ, है ना। तो वो किस उपागम की ओर संकेत कर रही है शिक्षिका, सक्रिय भागीदारिता, अनुदेश। देखिए पहला है सक्रिय भागीदारिता, दूसरा है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन। तो ऐसा तो नहीं हूँ, है ना। यहाँ पर सभी जो है वह सक्रिय रूप से भागीदार है, बच्चे जो है वह क्या है, सक्रिय रूप से भागीदारिता को देख रही हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना नहीं चाहती है ना, उनमें समूह सहभागिता देखना चाहती है शिक्षिका सक्रिय रूप से, है ना। बच्चे जो है वह एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान रखे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग आठवां प्रश्न। देखिए आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है विषय वस्तु में प्रवीणता, यानी कि शिक्षक के लिए किस चीज की आवश्यकता है। अगर आप एक शिक्षक हैं, आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आप में क्या होनी चाहिए, विषय वस्तु की प्रवीणता, बैठने की उचित व्यवस्था, यानी कि विषय वस्तु की प्रवीणता तो होनी चाहिए शिक्षक में, है ना। बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं शिक्षक के बैठने की उचित व्यवस्था तो नहीं, कहाँ से आ गई, है ना, अधिगम में नहीं हो सकती। शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, तो ये भी शिक्षक से संबंधित है, ये विद्यालय से संबंधित है। विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, ये किससे संबंधित है, तो पाठ्यक्रम से संबंधित है। तो कौन संबंधित है शिक्षक से, तो विषय वस्तु में शिक्षक को क्या होना चाहिए, प्रवीण होना चाहिए, विषय वस्तु का जानकार होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग नौवां प्रश्न। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। अब देखिए कि राज्य स्तर पर एक गायन प्रतियोगिता हो रहा है ना, एकल गायन प्रतियोगिता हो रहा है। अब क्या कर रहे हैं कि बॉयज के अपेक्षा में लड़कियों को पहले क्रम में रख दिया, यानी कि गर्ल्स को पहले रख दिया फिर बॉयज को बाद में बुला रहे हैं। तो ये किस रूप को दर्शा रहा है, लैंगिक पूर्वाग्रह को, वैश्विक प्रवृत्तियों को, प्रयोजनात्मक उपागम को, या प्रगतिशील चिंतन को। तो देखिए यहाँ पर केवल लिंग से संबंधित है ना, लिंग से संबंधित यहाँ पर लैंगिक पूर्वाग्रह को बता रहा है। ठीक है, किसको बता रहा है, लैंगिक पूर्वाग्रह को। चलिए अब देखिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है, यानी कि बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति क्या है। ठीक है, विस्तृत व्याख्या करना, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के
बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, श्याम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। देखिए केवल चित्र दिखाने से उनमें कुछ नहीं हो सकता है, श्याम पट पर चित्र बनाना ये नहीं हो सकता है, ठीक है। केवल विस्तृत व्याख्या कर देने से बच्चे नहीं सीख पाएंगे। बच्चे को क्या करना चाहिए, खुद करना चाहिए। क्या करना चाहिए, विद्यार्थी द्वारा पौधे के बीज को बोना चाहिए। फिर क्या है, उसके जो अनुकरण हो रहे हैं, जो अंकुरण हो रहा है, बीज जैसे पौधे बन रहे हैं ना, तो उन पौधों का बच्चों को क्या करना चाहिए, आकलन करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या मिला हमें, 2। चलिए आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न क्या है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है। देखिए अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है ना, तो बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, ऐसा कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे, है ना। देखिए कभी भी कोई बच्चा अगर फेल हो रहा है ना, तो किसकी गलती है, एक शिक्षक की गलती है, और शिक्षक से ज्यादा किसकी गलती है, तो उस विद्यालय की गलती है, यानी कि उस व्यवस्था की गलती हो गई, ठीक है। तो अगर बच्चा फेल होता है तो किसको फेल मानेंगे हम लोग, उस व्यवस्था को फेल मानेंगे, उस विद्यालय को फेल मानेंगे, न कि उसकी योग्यता को, ठीक है। बच्चे के उत्तरों को सही तरीके से नहीं किया गया, ऐसा बात नहीं है ना, कुछ लिखा ही ना हो। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। केवल यहाँ पर क्या हो गई थी, व्यवस्था फेल हो गई है, ठीक है, मैनेजमेंट फेल हो गया है। चलिए आगे देखिए 12वां नंबर प्रश्न, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम, है ना, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। देखिए केवल परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होना चाहिए क्या, शिक्षण को नहीं होना चाहिए। शिक्षण को कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। यही कहता है हमारा NCF 2005, RT 2009, है ना, NEP 2020, ये सभी किसको बल देते हैं, तो बाल केंद्रित शिक्षा को बल देते हैं। रटने को प्रोत्साहित करते हैं या नहीं करते हैं, है ना, अग्र शिक्षण तकनीक अपनाकर, नहीं, ठीक है। तो किस पर जोर देना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति पर। चलिए आगे देखिए, अब है समावेशी शिक्षा। देखिए समावेशी शिक्षा समावेशी शिक्षा क्या, हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। दूसरा है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। तीसरा है दाखिले संबंधी कठोर प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देती है। चौथा है तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है। अब देखिए सबसे पहले तो आपको समावेशी शिक्षा क्या है, तो समावेशी शिक्षा वह है जिसमें विशिष्ट, है ना, जिसमें सामान्य बच्चों के साथ साथ कौन होने चाहिए, विशिष्ट बच्चे भी होने चाहिए। कौन बच्चे होने चाहिए, विशिष्ट बच्चे भी होने चाहिए, ठीक है। या फिर कह सकते हैं सामान्य को छोड़कर, है ना, मंद बुद्धि यानी कि सामान्य से निम्न और सामान्य से उच्च वर्ग के बच्चे होने चाहिए। तब हम उसको क्या कहेंगे, विशिष्ट शिक्षा कहेंगे। यानी कि समावेशी शिक्षा क्या है, तो सभी को एक साथ, यानी कि विविधता पूर्ण वाले बच्चों को, यानी कि सामान्य भी होने चाहिए, विशिष्ट भी होने चाहिए, तो इन सभी को मिलाकर जहाँ पर शिक्षा दी जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा समावेशी शिक्षा कहते हैं ना। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा कह रहा है कि, देखिए दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। जो समावेशी शिक्षा है वो कक्षा में विविधता यानी कि बच्चों के विविधता को देखती है। विविधता यानी कि बच्चे विविध प्रकार के होते हैं, मंद बुद्धि के भी होते हैं, सामान्य भी होते हैं, श्रेष्ठ भी होते हैं, है ना, प्रतिभाशाली भी होते हैं, और सभी को क्या किया जाता है, एकीकृत करके हम सामान्य शिक्षा देते हैं, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन। चलिए आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि इनमें से कौन सा एक प्रश्न है जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बता रहा है। निबंधात्मक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं है, निबंधात्मक प्रश्न है ना। लघु उत्तरात्मक प्रश्न भी नहीं है, इसमें भी हम व्याख्या करते हैं। मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, तो मुक्त उत्तर वाला प्रश्न तो मौखिक प्रश्न हो गया, है ना। सत्य असत्य प्रश्न क्या है, यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत आता है। एक तो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लेते हैं और किसको लेते हैं, सत्य असत्य को लेते हैं, और ये दोनों क्या आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब देखिए 15 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, यानी कि प्रगतिशील शिक्षा की क्या विशेषता है।
समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए। केवल देखिए, केवल वाला प्रश्न तो पहले ही कट हो जाता है ना, उसको आगे पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होती। परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करना, तो ये भी गलत है। बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, तो ये भी गलत है। तो क्या होना चाहिए? प्रगतिशील शिक्षा में समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में क्या होनी चाहिए? लचीलापन होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 16 नंबर प्रश्न। देखिए, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक यानी कि संवेदी प्रेषक अवस्था किसके साथ संबंधित है? सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो देखिए, संवेदी जो इंद्रिय गामक अवस्था है वो 0 से लेकर कितनी होती है? 2। अब 0 से लेकर के 2 साल के बच्चों में सामाजिक गुण तो नहीं होंगे, है ना, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गया। दूसरा है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। तीसरा है तार्किक रूप से समस्या समाधान। अब तार्किक रूप से समस्या समाधान कहाँ पर होता है? बच्चे जो है वह 2 से लेकर के नहीं, है ना, 7 से लेकर के 11 वर्ष के बच्चे करते हैं, ठीक है। विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। विश्लेषण बच्चे कहाँ करते हैं? तो 11 से लेकर के 15 वर्ष में करते हैं, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक में करते हैं। तो ऑप्शन क्या बच गया? ऑप्शन नंबर 2। इसी अवस्था में अनुकरण कब करता है बच्चा? 1 वर्ष में करता है, ठीक है। स्मृति और मानसिक निरूपण इसी में होता है, ठीक है। तो 16 नंबर का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। पहला, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। देखिए, हम किसी बच्चों को कठोर निर्देश नहीं दे सकते, है ना, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गया। धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, नहीं, धार्मिक शिक्षा को महत्व नहीं दे सकते, है ना। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, देखिए स्पष्ट नियम बनाकर। और चौथा है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो बच्चों को क्या करना चाहिए? किसी भी चर्चा विचर्चा में शामिल करना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर मिला हमें ऑप्शन 4। चलिए आगे देखिए, आगे है 18 नंबर प्रश्न। छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या होगा? शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। नहीं, देखिए, नियंत्रित करने के लिए छोटे शिक्षार्थी को कक्ष में हम नहीं ला सकते, है ना। यानी कि कोई बड़ा कक्षा है और छोटे कक्षा के बच्चों को उसके साथ में बुला रहे हैं, है ना, यानी कि हम क्या करें कि छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्क यानी कि उसके ही समान बच्चों को के साथ में क्या करें? अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। तो प्रोत्साहित करना चाहते हैं यानी कि बच्चे जो है वह साथ साथ रहे, इसलिए क्या चाहिए? शिक्षक कक्षा को बेहतर तरीके से नियंत्रित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वे एक दूसरे से प्रश्न के उत्तर सीख सके, इसलिए करेंगे, क्या नहीं करेंगे। पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सकता है, ऐसा बात भी नहीं है ना। वो तो बच्चे की पढ़ने की क्षमता और शिक्षक के पढ़ाने की क्षमता पर निर्भर करता है। वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, इसलिए हम ऐसा करते हैं। यानी कि बच्चे को हम साथ में क्यों बैठाते हैं? बच्चे जो है वह दूसरे बच्चों के साथ में क्या करे? सामाजिक कौशल सीखे, उसके साथ में क्या करे वो, है ना, सहयोग सीखे, है ना, योगदान सीखे, अभिवृत्ति सीखे, ठीक है, बात करने के ढंग सीखे, इन सब यानी कि सामाजिक कौशल सीख सके। चलिए, तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो गया ऑप्शन 4। अब देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या है? जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी कि एक बच्चा जो है वह पहली बार स्कूल आ रहा है तो प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए क्या? नहीं लेनी चाहिए, है ना। ये तो खंडन हो रहा है आरटी 2009 का, है ना। आरटी 2009 क्या कहता है? प्रवेश के पहले परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उससे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर एडमिशन के लिए आया है तो उसको हम विशेष विद्यालय भेज देंगे क्या? तो ऐसा नहीं है ना। बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार, यानी कि यहाँ पर बच्चे जो है वह निर्योग्य है, यानी कि बच्चा जो है वह किसी कारण से, है ना, क्या है? अक्षम है, ठीक है। तो अक्षम अगर कोई बच्चा है
तो हम सुझाव दे सकते हैं कि बच्चे निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। यानी कि एक टीचर होने के नाते अगर कोई बच्चा ऐसा आ गया जो कि या तो अंधा हो सकता है ना, कम बहरा हो सकता है या फिर मंद बुद्धि का हो सकता है, तो उसको हम क्या करेंगे, बच्चे को उसके विशिष्ट विद्यालय यानी कि उसी से संबंधित चलने वाले जो विद्यालय है उसमें भेजने का प्रस्ताव देंगे। ठीक है, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, ऐसा नहीं कह सकते। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, ऐसा भी नहीं कह सकते। ठीक है, इस प्रश्न का जो सही आंसर बैठा है वो ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए 20वां प्रश्न, 20वां प्रश्न क्या है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां खाली स्थान की ओर संकेत करती है। यानी कि बच्चा त्रुटि कर रहा है ना, तो किस ओर संकेत कर रहा है, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर पर नहीं कर रहा है ना, वे कैसे सीखते हैं इस पर कर रहा है क्या, तो इस पर भी नहीं कर रहा है ना। यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है और सीखने की अनुपस्थिति, तो सीखने की अनुपस्थिति हम नहीं कह सकते है ना। किस पर वो बच्चा जो है वह त्रुटियां कर रहा है, तो यांत्रिक अभ्यास, उसको अभ्यास की कमी है ना, बच्चे को किसकी कमी है, तो अभ्यास की कमी की ओर वो संकेत हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। यानी कि समस्या समाधान करने की वैज्ञानिक पद्धति का सबसे पहला चरण क्या हो सकता है, प्राकल्पना का निर्माण करना, यानी कि पहले कल्पना करेंगे क्या, नहीं करेंगे है ना। प्राकल्प का परीक्षण करना, यानी कि उसका हम परीक्षण करेंगे तो नहीं करेंगे है ना। समस्या के प्रति जागरूक होना, यानी कि किसी भी समस्या के प्रति हमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो जागरूक होना चाहिए है ना। फिर उस समस्या का क्या करना चाहिए, चयन करना चाहिए। फिर उस समस्या से संबंधित हमें क्या चाहिए, विषय वस्तु को अलग करना चाहिए है ना। ठीक, चलिए तो इस प्रश्न का जो सही आंसर मिला वो क्या मिला हमें, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आगे है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है, यानी कि मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है, तो मानव का जो व्यक्तित्व है वो किसका परिणाम होता है, एक तो आनुवांशिक और दूसरा है वातावरण, दोनों की अंतःक्रिया का क्या है, परिणाम है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हो रहा है तो व्यक्तिगत रूप इंडिविजुअल जो बच्चे हैं सभी पर हमें ध्यान देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, देखिए ऑप्शन पहला कह रहा है, बच्चों की विकास की दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं, तो ये ऑप्शन तो सही है। शिक्षार्थी हमेशा समूहों में बेहतर सीखते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं ना, व्यक्तिगत रूप से भी सीख सकता है ना, समूह में भी सीख सकता है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है, तो ऐसा नहीं कह सकते है ना। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। देखिए अनुशासन करने के लिए हमें व्यक्तिगत रूप से नहीं देखना है ना, हमें खुद अनुशासित होना चाहिए, हमें खुद आदर्श व्यवहार करना चाहिए जिससे बच्चे अनुशासित हो सके। ठीक है, तो ये प्रश्न भी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन सही क्या है हमारा 1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है, यानी कि सीखने का कौन सा क्षेत्र है उसको बताना है। व्यावसायिक, अनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मिक, तो व्यावसायिक सीखने का क्षेत्र नहीं है, भावात्मक सीखने का क्षेत्र नहीं है, आध्यात्मिक भी सीखने का क्षेत्र नहीं है। हम अनुभव के अनुसार क्या कर सकते हैं, किसी भी विषय वस्तु को सीखते हैं ना, तो अनुभविक क्या हो जाएगा यहाँ पर, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगला है 25 नंबर प्रश्न, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि, यानी कि बच्चा जो है वह किसी कार्य को कर रहा है और करते करते थक गया, उससे उब गया है ना, उससे उबाऊ महसूस कर रहा है, तो बच्चे को अनुशासित करने की जरूरत है। दूसरा है संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। तीसरा है बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, तो देखिए योग्यता नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, बुद्धिमान नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते,
बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। हो सकता है कि वह जो कार्य है वो उसको बार बार कर रहा है ना, तो बार बार करने की वजह से क्या हो रहा है, उसमें थकान महसूस हो गया होगा, है ना। चलिए आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न। देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में यानी कि सामाजिकरण क्या है ये बताना है। सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना चाहिए, सदैव अनुपालन करना चाहिए ऐसा नहीं है, है ना। कुछ सामाजिक नियम इस प्रकार से भी होते हैं जिसको हमें तोड़ भी देना चाहिए, है ना। ठीक है, अपने सामाजिक मानदंड बनाने चाहिए, तो अपने सामाजिक मानदंड नहीं बनाने चाहिए, है ना। हम समाज में रहते हैं तो सामाजिक मानदंडों के अनुसार चलते हैं। कुछ सामाजिक जो सामाजिक मानदंड होते हैं उसमें संशोधन करने की भी आवश्यकता होती है, तो संशोधन करने की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन 1 जो है वो गलत हो गया। सामाजिक मानदंड नहीं बनाना चाहिए हमें खुद से, ठीक है। समाज में बड़ों का सम्मान करना चाहिए। देखिए बड़ों का सम्मान करना चाहिए ये बात तो सही है, लेकिन बड़ों का सम्मान हमें किस रूप में करना चाहिए ये नहीं बताया गया है ना, तो ये भी गलत है। सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन के लिए हमें, यानी कि सामाजिकरण किसको बताता है, सामाजिकरण बताता है कि हम समाज में किस प्रकार का जी रहे हैं, है ना, किस प्रकार से हम समाज में हैं, किस प्रकार से उन नियमों का पालन कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंध नहीं है। देखिए विकास की सभी प्रक्रिया जो यानी कि सभी पक्ष जो है वह एक दूसरे से क्या होती है, संबंधित होती है। दूसरा है सभी की विकास दर समान नहीं होती। देखिए सभी की विकास दर जो है वह समान नहीं होती, ये बात तो सही है, ठीक है। विकास हमेशा रेखीय होता है, नहीं होता है। विकास जो है वह कैसा होता है, चक्रीय होता है, ठीक है, रेखीय नहीं होता। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो यह विकास जो है वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना। विकास जो है वह गर्भावस्था से लेकर कहाँ तक चलती है, मृत्यु पर्यंत तक चलती है, तो ये निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। तो 27 प्रश्न का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। अब देखेंगे 28 नंबर प्रश्न। चलिए देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। दूसरा है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तीसरा है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। चौथा है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो देखिए जो मानव विकास है ना, तो मानव विकास के हमने किन किन चरणों को देखा है। तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या होता है, मनोवैज्ञानिक पक्ष, ठीक है। सबसे पहले हम किसको देखते हैं, मनोवैज्ञानिक पक्ष को। फिर हम देखते हैं शारीरिक पक्ष को, फिर हम देखते हैं मानसिक पक्ष को, फिर हम देखते हैं सामाजिक पक्ष को, फिर हम देखते हैं संज्ञानात्मक पक्ष को, ठीक है, फिर हम देखते हैं संवेगात्मक पक्ष को, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से आ गए। तो सबसे पहले आध्यात्मिक पक्ष जितने में है वो तो कट गया। इसमें है क्या, इसमें है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। तो ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा सही क्या है, ये वाला है, चौथा है। देखिए मनोवैज्ञानिक है, इसलिए संज्ञानात्मक है, संवेगात्मक है और शारीरिक है, ठीक है। तो मनोवैज्ञानिक पक्ष अगर कहीं पर दिखे तो वो ऑप्शन जो है वह ज़्यादा सूटेबल हो गया, है ना। अगर इसमें भी मनोवैज्ञानिक पक्ष होता तो इसको ले लेते, ठीक है। तो किस किस पर, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग 29 नंबर प्रश्न। देखिए 29 नंबर प्रश्न क्या है कि एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थी से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम खाली स्थान पर आधारित है, यानी कि एक शिक्षिका है वो पढ़ाने के दौरान क्या कर रही है, फल सब्जियों के कुछ चित्र को बता रही है,
है ना, और विद्यार्थी से कहती हैं कि इस चित्र को देखो और बताओ। तो बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अपने जो भी पूर्व ज्ञान है, जो कि वो पूर्व में जानते हैं, उससे वो जोड़ते हैं और उसके बारे में बता रहे हैं ना। तो इसको हम किस श्रेणी में रखेंगे, ज्ञान के निर्माण, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, पुनर्बलन के सिद्धांत, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन। तो देखिए अधिगम का सक्रिय अनुबंधन तो हो नहीं रहा, पुनर्बलन यानी कि रिइंफोर्समेंट टीचर दे नहीं रही है ना, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन ये भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चे जो है वह ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं ना, सक्रिय रूप से बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उस विषय वस्तु, उस फल सब्जी के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ज्ञान का निर्माण। ठीक है, और ये किससे संबंधित है, तो जीन प्याजे से। चलिए आगे देखिए 30वां प्रश्न, जो कि लास्ट प्रश्न है। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा खाली स्थान के कारण रोता है। अब देखिए, जब इसको हमने पढ़ा है ना, बच्चे जो है वह किस वजह से रोते हैं, तो दुश्चिंता की वजह से। कैसी दुश्चिंता, तो यहाँ पर होती है संवेगात्मक दुश्चिंता। कैसी दुश्चिंता, संवेगात्मक दुश्चिंता। ठीक है, बच्चा जो है वह रोने क्यों लगता है, अलगाव की वजह से, यानी कि माँ से मैं दूर हो रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है, उसके संवेग जो है वह यहाँ पर है ना, तो संवेगात्मक दुश्चिंता के वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चा जो है वह अब रोने लग जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा 30 प्रश्न। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।